बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलिए शुरू करते हैं ताकि टाइम पे ख़त्म हो जाए। आप लोग की अटेंडेंस वैसे गिरते जा रही है। फर्स्ट लेक्चर में तो काफ़ी लोग थे, उसके बाद से आहिस्ता 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 आप लोग कम होते जा रहे हैं। याद रखिएगा, आप लोग की अटेंडेंस की पॉलिसी है नवल की, और पॉलिसी को फॉलो किया जाता है। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अपनी अटेंडेंस को इन चेक रखें। हाँ, अगर किसी का कोई जेन्युइन मसला हो तो आप मुझे पहले से बता सकते हैं। इन दैट केस मैं आपके साथ जरूर कोऑपरेट करूँगा, एंड इफ़ पॉसिबल आप लोग को आपकी अटेंडेंस का इतना बड़ा इशू नहीं बनेगा अगर आप लोग फ्रॉम बिफोर हैंड आप इन्फॉर्म करके रखें अपने इंस्ट्रक्टर्स को। अच्छा, हमने अभी तक ब्रांच की बात की थी, कंडीशनल और अनकंडीशनल ब्रांचेस की। ठीक है, अभी हम मूव करेंगे कॉल इंस्ट्रक्शन की तरफ, स्टैक की तरफ, और फिर टाइम डिले की तरफ। ये तीन टॉपिक्स आज के लिए रह गए। ठीक है, कॉल इंस्ट्रक्शन क्या है? कॉल इंस्ट्रक्शन एक ऐसी इंस्ट्रक्शन है जो कि सब रूटीन को कॉल करती है। मतलब कि आपके कोड में कोई एक ऐसा हिस्सा है जो आपने एग्जीक्यूट कराना है और फिर वापस अपने कोड की तरफ आना है। ठीक है, तो उसको कॉल इंस्ट्रक्शन कहा जाता है। ठीक है, कि अगर आपका कोड एग्जीक्यूट हो रहा है, एंड फॉर एग्जांपल अगर मैं इस तरह करूं कि मेरे पास एक कोड है। ठीक है, ये सारा मेरा कोड चल रहा है। ठीक है, इस कोड के बिल्कुल एंड पे मैंने एक एक्स्ट्रा पोर्शन रखा हुआ है। ठीक है, जो कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए चाहिए। अगर मैंने कोड में एक जगह पे कॉल इंस्ट्रक्शन का इस्तेमाल किया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने कॉल का इस्तेमाल किया है, तो क्या होगा? सीक्वेंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस यहाँ तक एग्जीक्यूट होंगी। यहाँ के बाद वो इस सब रूटीन पे आएगा। इस सब रूटीन को एग्जीक्यूट करने के बाद इसके बाद एक इंस्ट्रक्शन होगी रिटर्न की। ठीक है, सॉरी, रिटर्न की इंस्ट्रक्शन के बाद वो वापस एग्जीक्यूशन इसकी नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन पे ला के रख देगा, और फिर वो वापस इस प्रोग्राम को उसी तरीके से एग्जीक्यूशन कंटिन्यू करेगा। तो ये कॉल इंस्ट्रक्शन का काम है कि इट इज़ यूज टू कॉल अ सब रूटीन। किसी एक पोर्शन ऑफ द प्रोग्राम को वो कॉल करता है, उसको एग्जीक्यूट करता है, और फिर वापस अपनी जगह पे आ जाता है। सब रूटीन्स क्या है? सब रूटीन्स आर टास्क दैट नीड टू बी परफॉर्म्ड फ्रीक्वेंटली। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये चीज़, यही काम मैंने जो है, अगर एक कोड है मेरे पास, ठीक है, मैं उसको कहता हूँ कि मेरे पास एक कोड है, जो 50 लाइनों का कोड है। ठीक है, लेट्स से ऐसी एग्जांपल ले रहे हैं। ठीक है, और मेरे पास एक सब रूटीन है, एक कोई कंडीशन है जो कि मैंने इसमें 10 दफ़ा चेक करनी है इतनी लाइन्स की। अगर इस 50 लाइन के कोड में मैं ये चीज़ 10 टाइम्स एंटर कर दूं, मतलब कि 10 टाइम्स इसको लिखूं, तो ये कोड की डेंसिटी और जो कोड की वो है लेंथ है, वो बहुत लंबी हो जाएगी। आपका कोड बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छा भी नहीं लगता, और फिर डिबगिंग में भी आपको मसला होता है, मतलब कि कोड में कोई गलती निकाल के उसको हल करने में मसला होता है। फिर क्या किया जाता है कि आप उसको साइड पे लेके यहाँ पे कॉल डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे रखते हैं, यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे रख दिए। जब आएगा वो इधर जाएगा, एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वापस आएगा। फिर इधर आएगा, फिर एग्जीक्यूशन कंप्लीट करेगा, वापस आएगा। फिर इस तरफ, फिर वापस, फिर इधर, फिर वापस। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि आपका जो कोड है वो आराम से ईजिली आपके लिए डिबगिंग में भी आसानी हो जाएगी। कोड को आपको कोड इस्तेमाल करने में भी आसानी होगी, और किसी और को कोड आपका अंडरस्टैंड करने में भी आसानी होगी। कॉल की इंस्ट्रक्शन इस वजह से इस्तेमाल होती है कि अगर आपने किसी काम को बार बार परफॉर्म करना है और फिर आपने वापस अपने एग्जीक्यूशन पे आना है, तो फिर आप कॉल यूज़ कर सकते हैं। ब्रांच ब्रांच में आप चले जाते थे, वापसी नहीं होती थी। ठीक है, वापसी के लिए आप कोई लेबल या कुछ लगा लिया। लेकिन ब्रांच क्या था? मैंने यहाँ से ब्रांच की यहाँ पे, मैंने यहाँ से अगर यहाँ पे गया तो ये सारा कुछ मेरा स्किप हो गया। ठीक है, लूप में मैंने सिर्फ और सिर्फ किसी पोर्शन को बार बार एग्जीक्यूट किया इसी उसी कोड में। कॉल आपका कोड के बाद भी लिख सकते हैं, कहीं और भी लिख सकते हैं, अपने पूरे प्रोग्राम में कहीं भी आप एक सब रूटीन लिख सकते हैं, और फिर आप उसको अपनी मर्जी से बार बार कॉल कर सकते हैं। अब कॉल आप 4 तरीके से कर सकते हैं। या तो आप सिर्फ कॉल करें, या तो रिलेटिव कॉल करें, या इनडायरेक्ट कॉल करें, या एक्सटेंडेड इनडायरेक्ट कॉल करें। इनमें फ़र्क क्या है? ठीक है, कॉल जो है आपकी 4 बाइट ऑफ इंस्ट्रक्शन है, जंप की तरह। मतलब ये है कि आपकी जितनी भी मेमोरी है ये सारी, ये 0 से लेकर मैक्सिमम तक 4M तक। ठीक है, ये सारी की सारी मेमोरी जो है इधर, इसमें कहीं पे भी अगर आपने जंप करना हो, कहीं पे भी आप सब रूटीन लिखें, तो वो आप कॉल के फंक्शन से कर सकते हैं। ठीक है, एवीआर में कॉल जब आता है तो होता क्या है? ठीक है, अभी आपके लिए इधर आपका स्टैक का मतलब आता है कि स्टैक क्यों इस्तेमाल किया जाता है। आप एक कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, चलिए कोड को छोड़े, एक जनरल एग्जांपल लेते हैं ना। मैंने आप लोगों की जूम पे प्रोफाइल पिक्चर्स देखी। ठीक है, तो काफ़ी लोगों ने मेरे ख्याल से गेमिंग की कुछ कैरेक्टर्स की पिक्चर डाली डाली हुई। आई डोंट नो कौन सी गेम का बंदा है, बट आई थिंक वो गेम का ही है। बंदा है, दाढ़ी वाला है। ठीक है, बियर्ड वाला कोई कैरेक्टर आप लोगों ने मेरे ख्याल से गेम का रखा हुआ है, और काफ़ी लोगों ने रखा हुआ है।
अपनी प्रोफाइल पिक पे, मेरा ख्याल है वो किसी गेम का करेक्टर, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप कोई गेम खेल रहे हैं, ठीक है, आप घर में बैठे हैं, आप लैपटॉप पे गेम खेल रहे हैं। लैपटॉप पे गेम खेलते खेलते आपको नीचे से आपके वालिदैन बुलाते हैं कि बेटा नीचे आओ, या कोई काम है, यानी किसी भी वजह से आपको बुलाया जाता है कि गेस्ट आ गए। आप क्या करते हैं, आप अपनी गेम को पॉज करते हैं, आप जाते हैं गेस्ट को अटेंड करते हैं, जब गेस्ट चले जाते हैं वापस आते हैं, गेम को पॉज खत्म करते हैं, दोबारा आप गेमिंग शुरू कर देते हैं, ठीक है। मतलब कि जब आपने अपनी गेम को पॉज किया तो जहाँ पे आपने रोका ना, उसके बाद आप गए दूसरा काम किया, वापस आए, आपने वहीं से काम शुरू किया, ठीक है। तो इसी तरह जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन को आप रोक के कहीं और जाते हैं, ठीक है, तो जिस पॉइंट पे रोका होता है ना, उस पॉइंट पे जो जो स्टेटसेस होते हैं, जो आपका रजिस्टर की इंफॉर्मेशन होती है, जो आपके काउंटर की इंफॉर्मेशन, पीसी काउंटर की मोस्ट इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होती है प्रोग्राम काउंटर की, ठीक है, जो आपकी ये प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन क्या होती है, वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जो है आपकी स्टैक पे स्टोर कर दी जाती है, ठीक है। आपकी स्टैक पे लाके उसको स्टोर कर देते हैं, टेम्परेली वहां पे रख दिया जाता है। फिर क्या होता है, फिर कॉल को एग्जीक्यूट किया जाता है, फिर वो जाता है सब रूटीन को एग्जीक्यूट करता है। फिर जब वो वहां पे रिटर्न की फंक्शन से वापस आता है, तो फिर वो स्टैक से वो सारी इंफॉर्मेशन जो इसने स्टोर की होती है वो दोबारा से रिट्रीव करता है, और ही द प्रोग्राम स्टार्ट्स अगेन एग्जीक्यूशन फ्रॉम दैट ऑर्डर। जिस तरह आपने भी गेम को पॉज करके वापस आके वहीं से स्टार्ट किया, तो प्रोग्राम भी वापस, कंट्रोलर भी वापस अपनी जगह पे आके वहीं से स्टार्ट करता है, ठीक है। दिस ट्रांसफर बैक जो है वो जिसमें मैंने कहा रिटर्न इंस्ट्रक्शन से होता है। तो स्टैक का बेसिकली ये काम है कि जब भी आपके पास कॉल की इंस्ट्रक्शन आए, जो भी आपके प्रोग्राम का स्टेटस है, प्रोग्राम काउंटर का स्टेटस है, वो स्टैक में सेव हो जाएगा। आपका नए आपका जो है कॉल की वजह से नया सब रूटीन एग्जीक्यूट होगा। एग्जीक्यूट होने के बाद जब वो वापस आएगा, तो वो प्रोग्राम काउंटर की इंफॉर्मेशन दोबारा से स्टैक से निकालेगा और फिर उसको एग्जीक्यूट करेगा। फिर उस तरह सिक्वेंशली चलता रहेगा। तो ये कॉल कॉल और स्टैक इस तरह ना इन टैंडम काम करती है, आपस को एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करके काम करती है। स्टैक है क्या? स्टैक आपकी मेमोरी में एक टेम्पररी स्टोरेज है, कि आपके पास जो फोर जो जितनी भी मेमोरी थी ना, इसमें अगर आपको याद हो यहाँ पे थे GPR, ठीक है, पहले आपकी जनरल पर्पज रजिस्टर्स थे, ठीक है, फिर आपके पास आईओ की मैपिंग थी, ठीक है। जब ये आईओ की मैपिंग खत्म हो जाती है ना, इसके बाद से यहाँ से लेकर यहाँ तक की जितनी मेमोरी है, यहाँ पे आप कहीं भी स्टैक बना सकते हैं, ठीक है। तो स्टैक इसमें से कोई भी ऐसा हिस्सा है जिधर आप ना टेम्परेली इंफॉर्मेशन रखें, और फिर जब दोबारा वापस आए तो उसको इंफॉर्मेशन को आप डिलीट कर दें। रजिस्टर्स यूज टू एक्सेस द स्टैक इज एसपी रजिस्टर, ठीक है। आपके पास एक रजिस्टर है स्टैक पॉइंटर का, वो रजिस्टर आपके पास बताता है आपको कि स्टैक है किधर, ठीक है। अब आपने स्टैक, फॉर एग्जांपल स्टैक आपने स्टार्ट किया, लेट्स से ये एफ है, ठीक है, ये 1F है, ठीक है, आपके पास स्टैक है। एसपी क्या है? एसपी वो रजिस्टर है जो आपको बताएगा कि ये स्टैक है किधर, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को पॉइंट करेगा, और किधर की वैल्यू को पॉइंट करेगा, टॉप ऑफ द स्टैक को पॉइंट करेगा, ठीक है। एक स्टैक का सबसे ऊपर ऊपर वाला हिस्सा कौन सा है, ठीक है। और आपके पास जो है दो स्टैक रजिस्टर्स होते हैं, इसमें आईओ स्पेस में दो स्टैक रजिस्टर्स आपके होते हैं, स्टैक पॉइंट लोअर, स्टैक पॉइंट हायर, ठीक है, लोअर स्टैक पॉइंट एंड हायर स्टैक पॉइंट। ये क्यों होता है? ठीक है, जैसे मैंने कहा आपके पास एफ है और 1F है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ना आप जो है इसमें डेटा फिल कर रहे हैं, लेट्स से डेटा यहाँ तक फिल हो गया, ये डेटा फिल हो गया, लेट्स से ये 1D है, ठीक है। तो आपके पास लोअर स्टैक पॉइंट आपको ये वाला पॉइंट बताएगा, हायर स्टैक पॉइंट आपको बताएगा कि इस वक्त स्टैक किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है। ये आपके पास स्टैक पॉइंटर का, स्टैक रजिस्टर का काम है। अगर आपने देखें, हमने कमांड पढ़ी एल डी आई, करते हैं LDI, हमने कमांड पढ़ी LDS, हमने कमांड पढ़ी मूव। इन सारी कमांड से आप जो है रजिस्टर्स में डेटा मूव कर सकते हैं, या आप मेमोरी से रजिस्टर तक डेटा लेके जा सकते हैं, या रजिस्टर से मेमोरी में डेटा डाल सकते हैं। बट स्टैक इज अ स्पेशल पार्ट ऑफ मेमोरी जहां पे सिर्फ और सिर्फ दो इंस्ट्रक्शंस काम करती हैं, पुश एंड पॉप, बस। अगर आपने स्टैक को मॉडिफाई करना है, स्टैक को चेंज करना है, स्टैक में इंफॉर्मेशन रखनी है, आप स्टैक में इंफॉर्मेशन पुश करेंगे। अगर आपने स्टैक से इंफॉर्मेशन निकालनी है तो आप स्टैक से इंफॉर्मेशन पॉप से निकालेंगे, ठीक है। तो ये दोनों वो इंस्ट्रक्शन है जो कि स्टैक की मॉडिफिकेशन के लिए इस्तेमाल होती है। इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन स्टैक की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकती। ये whenever data is pushed onto the stack, SP is decremented, ठीक है। मतलब कि आपके पास ये अगर मेमोरी है 0, ये आपके पास 4M की मेमोरी है, क्या 4M, लेट्स से आपके पास स्टैक यहाँ से शुरू होता है 0F से, ठीक है, और आपका स्टैक खत्म होता है 0FF,
ठीक है। व्हेनेवर डेटा इज पुश्ड ऑन टू द स्टैक, स्टैक इज डिक्रीमेंटेड, एसपी की वैल्यू, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू कम की जाती है। नॉर्मली क्या होता है कि आप इस तरह जा रहे होते हैं, ठीक है, आपकी स्टोरेज इस तरह जाती है, स्टार्ट जीरो से होता है और मैक्सिमम की तरफ जाते हैं। स्टैक में स्टोरेज उल्टी होती है, स्टैक में स्टोरेज इस तरह की जाती है, ठीक है। तो आपके पास जो है ना स्टैक का जो सबसे ये वाला हिस्सा जो है ना एसपी, ये आपके पास बताता है कि टॉप ऑफ स्टैक किधर पड़ा हुआ है, ठीक है। Whenever is information is popped from the stack, stack pointer is incremented. जब भी इंफॉर्मेशन स्टैक से निकाली जाती है, स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को बढ़ा दिया जाता है। जब आप डालते हैं तो आप स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को कम करते हैं, जब आप निकालते हैं इंफॉर्मेशन आप स्टैक पॉइंटर की वैल्यू ज़्यादा करते हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे एक चीज़ पड़ी है रैम एंड, रैम एंड ये क्या चीज़ है? अच्छा, आपके पास मैंने बताया आपके पास मुख्तलिफ किस्म के AVR के चिप्स हैं। हम जो पढ़े हैं वो तो AVR, सॉरी 80 मेगा 328P है, ठीक है। अगर आप देखें ना उसमें अपने सॉफ्टवेयर में तो आपके पास 80 मेगा की बहुत सी पिक्स आईसीज आएंगी। कोई टाइनी होगी, कोई मेगा होगी, कोई किसी और क्लासिक सीरीज की होगी। तो हर सीरीज का अपना रैम है, हर सीरीज का रैम का साइज अपना है, डिफरेंट है, ठीक है। ए जो हम पढ़ रहे हैं उसका रैम का साइज और किसी और सीरीज के रैम का साइज में डिफरेंस आ सकता है। तो क्योंकि जैसे स्टैक मैंने कहा कि स्टैक रैंडम है, ठीक है, स्टैक का नहीं पता चलता। तो आपके जो प्रोग्रामर्स हैं, जो डेवलपर्स हैं, उन्होंने एक कमांड निकाली रैम एंड। रैम एंड का मतलब ये है कि आपके पास वो एड्रेस जो कि आपके पास एस रैम का लास्ट एड्रेस हो, ठीक है, ये आपके पास रैम एंड है। रैम एंड इज डिफाइंड इन द इंक्लूड फाइल एज द लास्ट एड्रेस ऑफ एस रैम। मतलब आपके पास जितनी भी रैम है, ठीक है, इसका जो ये लास्ट एड्रेस है ये आपके पास रैम एंड डिफाइन करता है, ठीक है। अगर आपने लो रैम एंड लिख दिया तो क्या होगा? लोड्स लोअर बाइट ऑफ रैम एंड इनटू R16। हाई रैम एंड का क्या मतलब है? लोड्स हाई बाइट ऑफ रैम एंड इनटू R16। ये क्यों कर रहा है? क्योंकि आपके पास रैम जो है वो 4M की है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो नंबर ऑफ बिट्स हैं वो 8 से ज़्यादा है, ठीक है। तो आपके पास एक 8 बिट्स एक जगह पे स्टोर किए जाते हैं और सेकंड 8 बिट्स दूसरी जगह पे स्टोर किए जाते हैं। जी हादी बताएं, आपका हैंड रेज हुआ हुआ है। जी सर, इसमें लिखा हुआ है कि लोड लो बाइट ऑफ रैम एंड। सर ये लो बाइट और हाई बाइट ये क्या चीज़ है? अच्छा, ठीक है, मतलब। लो, ठीक है, समझ गया। चलिए फॉर एग्जांपल आप कंसिडर करें आपके पास एक नंबर है, ठीक है, ये है हेक्साडेसिमल में 12F6, ठीक है, ये एक नंबर है, ठीक है। नंबर आपका स्टार्ट इधर से होता है, ये आपके पास बिट जीरो यहाँ पे स्टार्ट होगा और यहाँ तक आपका नंबर जा रहा है। तो ये अगर 4 8 12 16 तो यहाँ पे 15, ये तो बिट 15 तक जाएगा, ठीक है। तो लो और हाई से क्या मुराद है? लो एंड और हाई एंड या लो पॉइंट, लो बाइट से मुराद ये कि आपके पास जो है ये वाला हिस्सा जो है ये आपके पास आता है लो बाइट में, और आपके पास ये वाला हिस्सा जो है ये आपके पास आता है हाई बाइट, ठीक है। तो लो एंड में मुराद ये कि आपके पास अगर कोई एक डेटा है जो कि आपके पास 4 बाइट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है, आप उस, सॉरी, 2 बाइट्स पे मुश्तमिल है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि आप उस को जो है डिवाइड करेंगे बिल्कुल दरमियान में से। आपके पास बिट 0 से लेकर बिट नंबर 7 तक जो भी डेटा आएगा जो कि लोअर बाइट कहा जाएगा, ठीक है, उसको आप एक रजिस्टर में सेव करेंगे। फिर बिट नंबर 7 से लेकर बिट नंबर 15 तक जो भी डेटा आएगा वो आप सेकंड रजिस्टर में सेव करेंगे। ठीक है सर, थैंक यू। ये आपके पास लो एंड और हाई एंड है। अब क्योंकि रैम आपकी डिफरेंट साइजेस की होती है और आपको नहीं पता होता कि आपका स्टैक किधर है, इस वजह से इस उसमें ना आपने, इवन दो ये इमीडिएट की इंस्ट्रक्शन है, आप यहाँ पे ये वाला लेबल यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इमीडिएट में आप नॉर्मली वैल्यू देते थे, बट क्योंकि इसकी वैल्यू आपके पास डिफाइन नहीं है, क्योंकि रैम का साइज डिफरेंट हो सकता है, इस वजह से जो डेवलपर्स हैं उन्होंने इस चीज़ को रखा हुआ है। अब स्टैक ऑपरेट्स ऑन लीफो, LIFO। तो किसी को आइडिया है LIFO से मुराद क्या है? आप लोगों ने शायद पढ़ा हो FIFO। लास्ट इन फर्स्ट आउट। लास्ट इन फर्स्ट आउट। बिल्कुल, सबके जवाब ठीक है, लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब ये है कि जो इन्फॉर्मेशन सबसे आखिर में रैम में लोड की जाएगी वो इन्फॉर्मेशन, या सॉरी, जो इन्फॉर्मेशन सबसे आखिर में स्टैक पे लोड की जाएगी वो इन्फॉर्मेशन स्टैक से सबसे पहले रिट्रीव की जाएगी, ठीक है। मतलब ये हो कि अगर आप सारे क्लास में आके बैठते हैं, जो आपका क्लास फेलो सबसे आखिर में क्लास में एंटर हुआ था वो क्लास खत्म होने में सबसे पहले दरवाजे से बाहर होगा, ठीक है, वो भाग के सबसे पहले बाहर जाएगा। तो ये लीफो है।
स्टैक इसी पे कॉन्सेप्ट पे ऑपरेट करती है कि जो डेटा सबसे आखिर में आया हो मेरे पास, उस डेटा को सबसे पहले मैं बाहर निकालूंगा। ठीक है। अब आप जब एवीआर को टर्न ऑन करते हैं, ठीक है, आपके पास ना, जैसे कंप्यूटर, आप कंप्यूटर को टर्न ऑन करते हैं, क्या होता है, आपके पास विंडो बूट होती है, आपके पास जो है ना पूरा वो, पहले आपके पास आपके सिस्टम का साइन आता है कि डेल है, एचपी क्या है, फिर आपके पास विंडो का साइन आता है, फिर वो गोल गोल दायरा घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, घूम रहा होता है, फिर आपकी विंडोज लोड होती है। इसी तरह जब आप एवीआर को भी पावर अप करते हैं, कुछ स्टेप्स होते हैं। स्टैक पॉइंटर के लिए क्या स्टेप होता है, जब एवीआर को पावर अप करते हैं तो स्टैक पॉइंटर का रजिस्टर जो है 0 की वैल्यू पर चला जाता है। ठीक है। तो जब जैसे आप उसको ऑन करेंगे वो 0 हो जाएगा। स्टैक पॉइंटर मस्ट बी इनिशियलाइज एट द बिगिनिंग ऑफ द कोड। मतलब कि अगर आपने इसको इस्तेमाल करना है, आपने स्टैक की वैल्यू को डिफाइन करना है, फिर आप क्या करते हैं, आप जो है स्टैक पॉइंटर की वैल्यू को अपने कोड में सबसे स्टार्ट में ट्राई डिफाइन करते हैं। आप बताते हैं कि स्टैक कहाँ पे स्टोर करना है। ठीक है। जैसे मैंने कहा डिफरेंट एवीआर हैव डिफरेंट मेमोरी साइजेस, इसी वजह से उन्होंने रैम एंड को दिया हुआ है कि वो लास्ट मेमोरी लोकेशन या रैम की लास्ट मेमोरी लोकेशन का आपको आइडिया दे। तो आपने जब भी स्टैक को इस्तेमाल करना है अपने कोड के लिए, तो क्या करना है, आपने जो भी कोडिंग करनी है उसके स्टार्ट में आप स्टैक पॉइंटर को डिफाइन करें। ठीक है, कि स्टैक पॉइंटर की वैल्यू लेट से मैं कहता हूँ 0x53 है, मेरा स्टैक पॉइंटर इधर से स्टार्ट होगा। ये चीज़ आपने वहाँ पे याद रखनी है। अब ये आपके पास एक एग्जांपल है आपकी किताब में। ठीक है। वो क्या कह रहा है कि टॉगल ऑल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी बाय सेंडिंग टू इट द वैल्यूज 55 एंड डबल ए कंटिन्यूसली, पुट अ टाइम डिले बिटवीन ईच इशूइंग ऑफ डेटा टू पोर्ट बी। ठीक है। टॉगल द बिट्स ऑफ पोर्ट बी, इसका मतलब क्या है कि आपके पास पोर्ट बी के जो भी डेटा है आप उसको कंटिन्यूसली चेंज करो। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 5 है, आपके पास 2 नंबर है 55 AA, तो 55 हो थोड़ी देर बाद AA हो जाए, फिर 55 हो फिर AA हो जाए, फिर 55 हो फिर AA हो जाए। ये टॉगलिंग है कि आप कंटिन्यूसली उसके बिट्स को चेंज कर रहे हो। ठीक है। ओके, वो कह रहे हैं कि आप कंटिन्यूसली पोर्ट बी पे जो बिट्स हैं उनको चेंज करो बाय सेंडिंग देम दीज टू वैल्यूज, और टाइम डिले डालो कि ईच डेटा के इशू के दरमियान आपके पास टाइम डिले हो। यहाँ पे ये तो आपके पास इंक्लूड की फाइल हो गई, ये आपको बता रहा है कि जी हमने जो आप जो 80 मेगा 32 8 का इस्तेमाल करें माइक्रो प्रोसेसर, उसके लिए भी यही फाइल है। जैसे मैंने कहा कि आप सबसे पहले स्टार्ट में जो है स्टैक को डिफाइन करते हैं, यहाँ पे स्टैक को डिफाइन किया गया ये वाला, कि स्टैक हायर स्टैक की वैल्यू R16 में लोड कर दी गई, लोअर स्टैक की वैल्यू R6 फिर दोबारा लोड की, और फिर आपने जो है स्टैक पॉइंटर्स को डिफाइन किया SPH और SPL। ठीक है। स्टैक पॉइंट लोअर स्टैक पॉइंट हायर की वैल्यूज आपने बता दी। आपके प्रोग्राम में स्टैक किधर है, ये आपके पास एक लेबल है बैक का। फिर आपने क्या किया, आपने इस 55 को पोर्ट 16 में सॉरी रजिस्टर 16 में लोड किया, फिर उससे आपने पोर्ट बी में डाला, फिर आपने एक फंक्शन कॉल किया, सब रूटीन कॉल की, वो आई इधर डिले पे। डिले पे क्या हुआ, डिले पे आपने FF डाला। ठीक है। और फिर आपने जो है, ये NOP का मतलब है नो ऑपरेशन, कोई ऑपरेशन नहीं होता, बस टाइम डिले जनरेट करता है। आपका किसी रजिस्टर में कोई मूवमेंट नहीं होती, कुछ भी काम नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ ना टाइम डिले जनरेट करने के लिए आप NOP यूज़ करते हैं। आपने 2 दफ़ा NOP यूज़ की, आपने इसको डिक्रीमेंट किया और आपने वापस इधर गए। ठीक है। आपने इस चीज़ को कोई FF 255 दफ़ा इस सारे कोड को रन किया, आपने कोई टाइम डिले जनरेट कर दिया। उसके बाद आप यहाँ से रिटर्न हुए, रिटर्न किधर आए, रिटर्न बेसिकली इधर आए। ठीक है। फिर आपने इसमें AA डाला। ठीक है। फिर आपने दोबारा पोर्ट बी की वैल्यू को चेंज किया, आप फिर वापस डिले पे आए, सेकेंड टाइम आपने सारा कुछ रन किया, एंड देन यू गो बैक टू योर हेयर। आपने कंटिन्यूसली क्या किया, आपने 55 डाला। ठीक है। डिले हुआ, फिर आपने AA डाला, और फिर डिले हुआ, और फिर आपने इसी प्रोसेस को जो है दोबारा से रिपीट किया। ठीक है। तो जब आप इधर से कॉल करेंगे, इधर आएंगे डिले के लिए। ठीक है। तो जो भी आपकी यहाँ पे प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू होगी, PC की वैल्यू, सॉरी PC की वैल्यू, ठीक है, वो वैल्यू आपकी सेव हो जाएगी स्टैक में। और जब आप यहाँ से रिटर्न करेंगे तो जो PC की वैल्यू आपने सेव की थी वो वापस PC के काउंटर पर चली जाएगी, स्टैक से वापस काउंटर पर चली जाएगी। ये आपके पास एक छोटा सा प्रोग्राम था कि जहाँ पे आपने स्टैक पॉइंटर को डिफाइन किया। ठीक है। फिर आपने 2 दफ़ा एक डिले का फंक्शन कॉल किया। ठीक है। आपने डिले उससे जनरेट किया और फिर आप वापस अपनी जगह पे आए।
इस तरीके से ना आप स्टैक कॉल को इस्तेमाल करते हैं, कॉल की इंस्ट्रक्शन और स्टैक को, और ये याद रखें कॉल के साथ रिटर्न लाजमी है। ब्रांच और लूप में रिटर्न का वो नहीं था कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये स्टेटमेंट नहीं थी RET। यहाँ पे ये स्टेटमेंट लाजमी है, जब भी आप कॉल का फंक्शन इस्तेमाल करेंगे आप RET जरूर करेंगे, ठीक है। तो जिस तरह मैंने कहा स्टैक आपका मेमोरी में कहीं पे भी हो सकता है, आप पूरी मेमोरी में स्टैक को कहीं पे भी इस्तेमाल कर सकते हो, सिवाय दो एक्सेप्शंस हैं। वो क्या है, रजिस्टर मेमोरी और ये IO मेमोरी। मतलब कि इसमें और इसमें आप स्टैक को नहीं रख सकते, बाकी आप स्टैक को इधर से लेकर इधर तक कहीं पे भी डाल सकते हैं। जी वकास, आपका हैंड रेज हुआ है। सर वो पिछली स्लाइड में स्टैक से ऊपर उस .org 0 लिखा था, उसका क्या मतलब? अच्छा, यहाँ पे देखिए आपके पास कोड है ना, ठीक है। आपके पास पूरा एक चलिए मैं इधर ही आ जाता हूँ, सॉरी इस पे, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे देखें 000 लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे आपके पास 020 लिखा है, ये 006 0 लिखा है, ठीक है। ये आपके पास एड्रेसेस लिखे हैं, ठीक है। तो .org.0 यहाँ पे उन्होंने .org.0 लिखा है, यहाँ पे .org 0x300 लिखा है, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपने जो यहाँ से कोडिंग शुरू किया है, ये वाली कोड, ठीक है, इसको जो है आपका ओरिजिन जो है वो बेसिकली 0 पे होगा। इस वाले 0 पे नहीं होगा, ये मेमोरी के 0 पे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि मेमोरी के 0 पे तो ये स्पेस रिजर्व्ड है, ये स्पेस भी रिजर्व्ड है, ठीक है। और जब आप एक कोड को स्टार्ट करते हैं ना लिखने के लिए, ठीक है, आपके पास एक वैल्यू आती है प्रोग्राम काउंटर की कि एग्जीक्यूशन कहाँ से करनी है, ठीक है। आपने उसको बताया कि यहाँ पे जो कोड स्टार्ट होगा वो कोड मेरे पास प्रोग्राम काउंटर के लोकेशन नंबर 0 से स्टार्ट होगा, और जो इस तरह जा रहा है वो सिक्वेंशियली जाएगा। फॉर एग्जांपल ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। यहाँ पे जो .org 300 लिखा है, इसका मतलब ये है कि ये वाली चीज़ जो है 300 लोकेशन पे पड़ी है, ये 301 है, ये 302 है, ये 303 है, इस तरह करके है, ठीक है। ये हमने लास्ट दफ़ा भी पढ़ा था आपके चैप्टर, इससे पिछले वाले वीक में, कि आपके पास ओरिजिन की फाइल होती है, ठीक है। आप उसको बताते हो कि चीज़ स्टार्ट कहाँ से हो रही है, चीज़ कहाँ पे पड़ी हुई होगी, स्टार्टिंग एड्रेस क्या है। देखिए आपने भी इंजीनियरिंग करने के लिए नंबर लाए हुए हैं ना, अलहमदुल्ला, ठीक है। तो इंजीनियरिंग का स्टार्ट आपने कहाँ से लिया? आपने फर्स्ट ईयर से लिया, बेसिक के कोर्सेज से लिया, फिजिक्स पढ़ी, मैथ्स पढ़ी, कुछ माइक्रो प्रोसेसर का कोर्स पढ़ा, कोई किसी और चीज़ का कोर्स पढ़ा, आपने स्टार्ट जहाँ से लिया। फिर आप जब ईयर 2 में आए तो फिर हम जो आपका ईयर 1 का हमने कंसिडर किया कि वो ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। तो फिर आपका जो ओरिजिन का लाइक सेकेंड ईयर का स्टार्ट था जो कि थर्ड सेमेस्टर था, उसमें फिर कोर्सेज थोड़े टेक्निकल हो गए। थर्ड ईयर में आपके कोर्स और टेक्निकल हो जाएंगे। फोर्थ ईयर में आप प्योरली अपनी फील्ड, थर्ड और फोर्थ ईयर बेसिकली प्योरली आप अपनी फील्ड की तरफ हो जाएंगे, ठीक है। तो कहाँ से वो स्टार्ट लिया या कहाँ से आप कोड को स्टार्ट करवाना चाहते हैं, वो चीज़ आपका .origin की फाइल डिफाइन करती है। हादी आपका भी हैंड रेज हुआ है। जी सर। सर हम मुझे ये बात समझ नहीं आई कि हम लोग प्रोग्राम को सर डिले क्यों दे रहे हैं, और सर हम डिले जब दे रहे हैं तो सर उसको हम मतलब वो कितना डिले आएगा, कितने यूनिट्स में आएगा, उसका यूनिट्स क्या होंगे, और हम अपने मर्जी से मतलब डिले जनरेट करवा सकते हैं, या फिर हम डिले क्यों दें मतलब बेसिकली। ठीक है, हादी का एक अच्छा सवाल है कि आप डिले क्यों दें, ठीक है। कभी कभी ना, अभी तो देखें आप लोग बेसिक शार्ट पढ़े तो आपको चीज़ की शायद ना आए, लेकिन मैं चलिए आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ट्रैफिक लाइट, क्या आप सबने ट्रैफिक लाइट देखी होगी, ठीक है। ट्रैफिक लाइट आप जाते हैं स्टॉप पे रुकते हैं, आप लाइट को देखते हैं, लाइट लाइट पहले रेड होती है, फिर येलो होती है, फिर ग्रीन होती है, फिर कुछ टाइम बाद वो वापस इस सीक्वेंस को वो रिपीट करती है। तो ये जो रेड होती है, ठीक है, और रेड पे रुकी हुई होती है, तो आप पीछे, इसके पीछे जो है कोई कंट्रोलर लगा हुआ होता है। उस कंट्रोलर में डिले होता है कि जब ये लाइट रेड हो जाए तो इतने टाइम के लिए लाइट को चेंज नहीं करना, येलो हो तो इतने टाइम के लिए चेंज नहीं करना, ग्रीन हो तो इतने टाइम के लिए चेंज नहीं करना। तो डिले का फंक्शन या डिले हम देते इस वजह से क्योंकि हमारे अपने ऑपरेशन में कोई डिले चाहिए होता है। हमने जो कोड लिखा है या जो टास्क परफॉर्म करें उसके लिए डिले चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको मैं कहता हूँ एक कोड लिखें, या एक आपके घर में एक लाइट है, मैं कहता हूँ आप उस लाइट को ना हर या लेट्स से आप कोई फंक्शन हो रहा है आपके, लेट्स से नमल में आप लोग कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज करें, होपफुली इंशाल्लाह करेंगे जब कोरोना के हालात ठीक हो जाए, आप लोग कैंपस में हो 24 आवर्स, तो फिर आप लोग भी कुछ इंजॉयमेंट्स के लिए कुछ फंक्शंस वगैरह करेंगे, ठीक है। फंक्शन हो रहे हैं, ठीक है, उस पर लाइटिंग है, ठीक है, स्टेज पे लाइटिंग है, कि आप कहते हैं कि जी हम हमारी जो स्टेज वाली लाइट है वो स्टेज पे ऑन हो और 5 सेकंड बाद बंद हो जाए, फिर 5 सेकंड बाद ऑन हो, फिर 5 सेकंड बाद बंद हो जाए। इस तरह से आपने कहता है 30 टाइम्स करना चाहते हैं, ये तो 5 सेकंड्स का डिले है, वो आप जो है इधर से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। ये डिले आप इसलिए जनरेट करें। अब इस डिले के टाइम कितना आएगा या ये कितना बड़े का डिले होगा,
ये आपको इसके बाद वाले पोर्शन में पता चलेगा जब हम आज के लेक्चर में हम टाइम डिले पढ़ेंगे। उसमें आपको पता चलेगा कि इसका डिले आप कैलकुलेट किस तरह कर सकते हैं, ये चीज़ कितना डिले मुझे देती है। तो वो आपको मैं अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा कि आप डिले की कैलकुलेट किस तरह करना है। तो डिले का फंक्शन आप यूज़ इस वजह से करते हैं क्योंकि आपको आपके कोड में किसी चीज़ के लिए आपने उसको ना रोकना है किसी हद तक, ठीक है, किसी वजह से रोकना है। तो किसी और का हैंड रेस है, अच्छा नहीं, चलें फिर कंटिन्यू करते हैं अगर कोई और सवाल नहीं है। ये तो मैंने जैसे कहा स्टैक कहीं पे भी आपका हो सकता है मेमोरी में, पूरी आपकी जो मेमोरी है उसमें आपने स्टैक जहाँ पे देना है आप दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि स्टैक आप कहीं पे भी दे सकते हैं एक्सेप्ट फॉर 2 लोकेशंस। पहले जनरल पर्पस की लोकेशन है, सेकंड आपके पास IO रजिस्टर्स की लोकेशन है। इन 2 जगहों पे आपने स्टैक डिफाइन नहीं करना, स्टैक आपने इस एरिया में कहीं पे डिफाइन करना है, ठीक है, क्योंकि ये रिजर्व्ड एरिया, ये दोनों रिजर्व्ड है, जनरल पर्पस और IO रजिस्टर्स, ठीक है। और स्टैक इस्तेमाल होता है इंटरप्ट्स के लिए और कॉल्स के लिए। कॉल तो आपने देख लिया कि आपने किसी भी फंक्शन को कॉल किया। इंटरप्ट क्या हुआ, इंटरप्ट ये होता है कि फॉर एग्जांपल अभी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और कोई कमरे के अंदर आ जाए और मुझसे बात करना शुरू हो जाए तो मैं इंटरप्ट हो जाऊंगा, क्लास रुक जाएगी। हम लोग फिजिकली ऑन कैंपस पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है, और उसके दौरान कोई भी स्टूडेंट एंटर हो जाए क्लास में या कोई दरवाजे पे नॉक करते तो हमारी क्लास वहीं पर रुक जाती है, हम इंटरप्ट हो जाते हैं। तो फिर क्या होता है जब आप वहाँ वहाँ पे रुकते हैं, ठीक है, जब वो बंदा चला जाता है जो भी क्लास में था तो उसके बाद हम पिक कहाँ से करते हैं, हम वहीं से कंटिन्यू करते हैं जहाँ पे हम रुके थे। इसी तरह जब अगर प्रोसेसर के ऑपरेशन को आप किसी वजह से इंटरप्ट करते हैं तो प्रोसेसर क्या करते हैं, प्रोसेसर जब इंटरप्ट होता है तो वो सारी इंफॉर्मेशन दोबारा से स्टैक में सेव करता है, ठीक है। तो जब इंटरप्ट का काम खत्म हो जाता है जिस वजह से इंटरप्ट हुआ था, फिर वो दोबारा स्टैक से इंफॉर्मेशन लेता है, रिट्रीव करता है और वापस अपनी चीज़ को कंटिन्यू करता है, वापस अपनी प्रोसेसिंग को कंटिन्यू करता है। कि जिस तरीके से आप मल्टीपल ब्रांचेस कर सकते हैं, ठीक है, जैसे हमने ये वाली की थी, ठीक है, जिस तरह आप नेस्टेड लूप कर सकते हैं उसी तरह आप मल्टीपल कॉल्स को भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। ये वाला कोड जो है हमने थोड़ी देर पहले लिखा भी था, ठीक है, शायद रजिस्टर थोड़े ऊपर बदल गए थे लेकिन यही कोड हमने लिखा था कि हमने जो है एक इन दोनों नंबर्स को 700 टाइम्स ना ऐड किया था, ठीक है। तो आप मल्टीपल कॉल्स भी कर सकते हैं। मतलब ये हुआ कि एक ही प्रोग्राम में आपकी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने 4 सब रूटीन्स की एग्जाम्पल दिए, 1 2 3 4, ठीक है। आप ये भी कर सकते हैं कि सब रूटीन 1 में आप इधर कहीं पे कॉल डाल दें, ठीक है, वो इस रूटीन पे आके फिर वापस आपको इधर आ जाएगी, ठीक है, याद रखें। ये भी आप कर सकते हैं लेकिन ये बात याद रखें हर एक सब रूटीन के लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट होना लाजमी है, एक सब रूटीन के लिए एक रिटर्न स्टेटमेंट होना लाजमी है। जिस तरीके से आप नेस्टेड लूप कर सकते हैं उसी तरीके से आप मल्टीपल कॉल्स भी कर सकते हैं, ठीक है। ये सिर्फ आपको बताना था कि आप एक प्रोग्राम में एक से ज्यादा सब रूटीन को कॉल कर सकते हैं लेकिन हर कॉल के लिए अपनी रिटर्न की स्टेटमेंट होगी, ठीक है, ये बात याद रखिएगा। अगर आपने 2 दफा कॉल किया तो आपकी 2 दफा रिटर्न स्टेटमेंट आएगी। अब कॉल में ना हमने अभी तक तो सिंपल कॉल को किया, ठीक है, लेकिन आपके पास रिलेटिव कॉल भी है और इनडायरेक्ट कॉल भी है। जिसमें मैंने कहा कॉल जंप की तरह है कि आपकी पूरी मेमोरी को एक्सेस कर सकती है। रिलेटिव कॉल और आई कॉल जो है थोड़ा सी लिमिटेड है इन द अमाउंट ऑफ मेमोरी स्पेस दे कैन कवर। रिलेटिव कॉल की जंप लोकेशंस आपके पास ये हैं, जबकि आई कॉल क्या करता है, आई कॉल के आगे आप जो है कोई रजिस्टर स्पेसिफाई करते हो, आप करते हो आई कॉल लेट्स से R16। तो क्या करता है कि R16 में जो भी मेमोरी लोकेशन है जो भी चीज़ पड़ी है वहाँ उस एड्रेस पे वो चला जाता है। वह पहले R16 में जाएगा, R16 में लेट्स से पड़ा है FF फॉर एग्जांपल, तो क्या करेगा वो 0FF मेमोरी लोकेशन पे चला जाएगा। वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन पड़ी है जो भी डेटा पड़ा है ना उस वो फिर उधर जाके उस रिजल्ट को एक्सेस करेगा। तो आई कॉल का सिर्फ इनडायरेक्ट कॉल का ये कि वो किसी रजिस्टर के थ्रू एक्सेस होती है, जबकि आर कॉल या और जो आपकी सिंपल कॉल है उसमें आपके पास रजिस्टर का एक्सेस नहीं है। अब आपकी एक बंदे ने मुझसे पूछा था थोड़े पहले, हादी ने मेरे ख्याल से पूछा था कि टाइम डिले का सर हम किस तरह कॉन्सेप्ट करेंगे, क्या कैलकुलेशन किस तरह करेंगे, वो चीज़ आपकी अभी इधर आएगी, ठीक है। अब आपके पास टाइम डिले है तो टाइम डिले आपने किस तरीके से कैलकुलेट करना है या टाइम डिले किस तरीके से इफेक्ट होता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जिसमें स्टार्ट में एक एग्जाम्पल ली थी कि आजकल रोजे हैं तो शाम को आप लोग पकौड़े समोसे वगैरह खाते होंगे और अक्सर औकात तो बाजार से आते हैं या आपको आपकी वालदा या घर वाले कहते हैं कि जी बेटा शाम को जाओ बाजार से पकौड़े लेकर आओ, ठीक है। तो आपका अपने रूम से उठना, फॉर एग्जाम्पल आपने साइकिल पे जाना है तो साइकिल पे बैठ कर वहाँ तक जाना, वहाँ से पकौड़े की लाइन में लगना, पकौड़े लेके वापस आना, तो इसमें आपके पास टाइम डिले क्या है कि आपके पास जाने तक का टाइम डिले है कि आपकी साइकिल कितनी देर में पहुंचती है, आप पकौड़े वाले के पास कितनी देर वेट करते हैं, कितनी देर में वापस आते हैं,
और उसके अलावा कि आपके अंदर कितनी जान है कि आप साइकिल कितनी तेजी से चलाते हैं, ठीक है। ये सारे फैक्टर्स हैं जो आपकी स्पीड को या आपके इस काम के ड्यूरेशन को अफेक्ट करेंगे, ठीक है। इसी तरह एवीआर के टाइम डिले में भी कुछ चीज़ें हैं। पहली चीज़ है क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी से क्या मुराद है, ठीक है। आप जब हम कहते हैं ना आपके पास प्रोसेसर है, मैं कहूँगा मेरे पास, लेट्स से मैं कहता हूँ मेरे पास प्रोसेसर 1 गीगाहर्ट्ज़ का है, फिर मैं कहता हूँ कि जी बुशरा के पास प्रोसेसर है वो 10 गीगाहर्ट्ज़ का है, फिर मैं कहता हूँ मारिया के पास प्रोसेसर है वो 50 गीगाहर्ट्ज़ का है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि मेरे पास 1 का था, बुशरा के पास 10 गीगाहर्ट्ज़ का था, मारिया के पास 50 गीगाहर्ट्ज़ का था, तो सबसे तेज़ प्रोसेसर किसका हुआ इन टर्म्स ऑफ स्पीड? सबसे तेज़ प्रोसेसर जो है वो मारिया के पास है 50 गीगाहर्ट्ज़, ठीक है। ये 50 हर्ट्ज़ का कर लें, चलिए आसानी के लिए 50 हर्ट्ज़ का लेते हैं। 1 हर्ट्ज़ मेरे पास 1 हर्ट्ज़ का है, ठीक है। आपके सीआर के पास 10 हर्ट्ज़ का है, मारिया के पास 50 हर्ट्ज़ का है, ठीक है। तो इसमें अगर मैं टाइम निकालूँ ना तो मेरे पास ये 1 सेकंड बनता है, ये मेरे पास 0.1 सेकंड बनता है, और ये वाला मेरे ख्याल से मेरे पास बनता है 1 डिवाइड बाई 50 इज 0.02, आई थिंक सो, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि सबसे कम टाइम जो है सेकंड्स में वो इसके पास रखते हैं, ठीक है। वो किस वजह से कि आपके पास जितने भी हर्ट्स का प्रोसेसर है आप उसका टाइम पीरियड निकालें, t इज इक्वल टू 1/f, तो वो आपको टाइम देगा, ठीक है। तो क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है कि कितने फ्रीक्वेंसी का क्रिस्टल आपने लगाया, कि आपका ये एवीआर का भी प्रोसेसर किसी स्पीड पे काम करे, ठीक है। वो स्पीड कितनी है, ठीक है, वो चीज़ आपकी यहाँ पे इफेक्ट करती है। फिर सेकंड चीज़ आपका जो इफेक्ट करती है वो एवीआर का डिज़ाइन है, ठीक है। आपका अंदर हार्वर्ड आर्किटेक्चर है कि वॉन न्यूमन है, आपके पास RISC है कि CISC है, तो किस किस्म का इंस्ट्रक्शन सेट है, और क्या आप पाइपलाइनिंग यूज़ कर रहे हैं कि नहीं यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपसे पहले सवाल ये आ सकता है कि जी पाइपलाइनिंग है क्या, व्हाट इज पाइपलाइनिंग। ये आपके पास पाइपलाइनिंग की एक एग्जांपल है, ये आपके पास जो है ये वाला, दिस इज सीक्वेंशियल एग्जीक्यूशन, मतलब कि ये एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। ये फेच होगी, डीकोड होगी, एग्जीक्यूट होगी, खत्म होगी तो सेकंड इंस्ट्रक्शन फेच डीकोड एग्जीक्यूट, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर ये सेकंड्स हैं तो 6 सेकंड में आपने 2 इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट किए। पाइपलाइनिंग ये है, पहली इंस्ट्रक्शन फेच हो, जब दूसरी पहली को आप डीकोड कर रहे हो आप दूसरी वाली को फेच कर लें, जब ये एग्जीक्यूट हो रही हो यहाँ पे डीकोड हो, ठीक है, फिर यहाँ पे एग्जीक्यूट हो, जो चीज़ काम आपने 5 सेकंड्स में किया था वो अब 4 सेकंड्स पे आ गया। पाइपलाइनिंग अलाउज सीपीयू टू फेच एंड एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शंस एट द सेम टाइम, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके पास जो है जो आपका ओवरऑल ड्यूरेशन है काम का वो कम हो जाता है, और इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन इज स्पेड अप बाय डिवाइडिंग इट इनटू स्मॉलर इंस्ट्रक्शंस। लेकिन जिस तरह मैंने कहा कि एक इंस्ट्रक्शन आपने दी है, फॉर एग्जांपल ऐड R16, R17, ये आपकी एक इंस्ट्रक्शन है, ठीक है। इससे अब क्या क्या करना है, पहली चीज इसने डिकोड करना है, पहली चीज ये इंस्ट्रक्शन है, ठीक है, इसको लेकर आएगा, इसको डिकोड करेगा और फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ये 3 स्टेप्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इंस्ट्रक्शन आई, इंस्ट्रक्शन में 2 रजिस्टर्स हैं तो ये रजिस्टर्स के डेटा को लेकर आएगा, ठीक है, फिर डिकोड करेगा, फिर इसको एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। तो इस तरीके से काम होगा, यहाँ पे फेच हुआ, यहाँ पे डिकोड हुआ, यहाँ से फिर जाके डेटा लेकर आया और फिर एग्जीक्यूट किया, ठीक है। ये 4 स्टेजेस आ गए, ठीक है। इसके बाद वाली लेट्स से इंस्ट्रक्शन है LDI R18,0x10, ठीक है। जब आप पहली वाली इंस्ट्रक्शन की लेट्स से ये आपके पास ऐड के इंस्ट्रक्शन के 4 स्टेजेस हैं, ठीक है। आपके पास जो सेकंड इंस्ट्रक्शन है वो है आपके पास LDI की, तो जब ये यहाँ पे इसको डिकोड कर रहा होगा तो यहाँ पे LDI को फेच करेगा, जब ये यहाँ से LDI के लिए डेटा लेकर आ रहा होगा, ठीक है, ये इस इधर इसको डिकोड कर रहा होगा, यहाँ पे ये एग्जीक्यूट कर रहा होगा तो यहाँ पे ये फेच कर रहा होगा, फिर यहाँ सॉरी डेटा लेकर आ रहा होगा। ये इस किस्म से ना आपके पास 2 चीज़ें साइमल्टेनियसली साइड बाय साइड चल रही होती है। आपके पास एक तो है फेच डिकोड एग्जीक्यूट, ये मैंने ऐसी 3 एग्जांपल्स दी। आपकी पाइपलाइनिंग 10 स्टेजेस की भी हो सकती है, 50 स्टेजेस की भी हो सकती है, 4 स्टेजेस की भी हो सकती है, वो डिपेंड करता है आपके प्रोसेसर पे। लेकिन पाइपलाइनिंग लिमिटेड है, लिमिटेड किससे है, पाइपलाइनिंग इज लिमिटेड टू द स्लोअर स्टेज। इसका मतलब क्या है, ठीक है, आप लोगों को अगर आप लोगों ने कभी ओलंपिक्स देखे ना, ओलंपिक्स में एक रिले की रेस होती है। रिले के रेस कैसे होती है कि उसमें 3 या फॉर एग्जांपल 4 बंदे होते हैं, ठीक है। पहला बंदा स्टार्ट लेता है, वो 100 मीटर भागता है, वो उसके हाथ में एक डंडा सा होता है, उसको रिले रिले टॉर्च मेरे ख्याल से कहते हैं, रिले ही कहते हैं, कि वो एक स्टिक होती है उसके हाथ में, वो अगले बंदे को पास करता है,
फिर अगला 100 मीटर्स वो अगला बंदा भागता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट 100 मीटर्स थर्ड बंदा भागता है, और लास्ट 100 मीटर्स फोर्थ पर्सन भागता है। इस तरीके से वो रिले रेस की जाती है कि 100 चार दफ़ा, ठीक है। लेकिन इस पूरी रेस में ना, अगर मैं पूछूं कि आपको आपका सबसे ज़्यादा लिमिटिंग, अगर आपने टाइम कैलकुलेट करना है, आपका सबसे ज़्यादा टाइम जो है किधर लगेगा, ठीक है, आपकी स्पीड किधर लिमिटेड होगी, तो कहा यही जाएगा कि इन चारों बंदों में से जो बंदा सबसे स्लो भागता है ना, कि उसकी वजह से सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। बाकी फॉर एग्जांपल एक बंदा 100 मीटर 10 सेकंड में भागता है, अगला 15 में भागता है, तीसरा वाला 12 में भागता है, लास्ट वाला 20 में भागता है, तो 20 वाले की वजह से आपका सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी तरह पाइपलाइनिंग में भी जिस स्टेज पे सबसे ज़्यादा टाइम लगता है ना, कि उसकी वजह से आपकी प्रोसेसिंग की स्पीड लिमिटेड हो सकती है, ठीक है, क्योंकि उस पर डिले ज़्यादा आएगा। उसको एग्जीक्यूट करने में, उसको डिकोड करने में, उसको अंडरस्टैंड करने में, जो भी स्टेज है, ये उसकी एग्जीक्यूशन में सबसे ज़्यादा टाइम लगेगा, जिसकी वजह से आपके पास टाइम डिले बढ़ सकता है, ठीक है। पाइपलाइनिंग में एक आपके पास ये एक वो है इशू है कि जो स्टेज सबसे स्लो होता है वही स्टेज सबसे ज़्यादा टाइम डिले क्रिएट करता है। एवीआर की पाइपलाइनिंग जो है वो 3 स्टेप्स में एग्जीक्यूट की जाती है, ठीक है। पहला है ऑपरेंट फेच, दूसरा है एएलयू ऑपरेशन, तीसरा है राइट बैक। ऑपरेंट फेच का मतलब है कि जिस जिस डेटा पे आपने काम करना है, रजिस्टर पे काम करना है, उसको आप फेच करें, चाहे वो रजिस्टर है, चाहे वो कोई डेटा है, चाहे वो कोई मेमोरी लोकेशन है, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप पहले फेच करें। एएलयू ऑपरेशन का मतलब है जो भी आपने मैथमेटिकल या लॉजिकल ऑपरेशंस करने हैं वो करें। राइट बैक का मतलब है कि डेटा को वापस मेमोरी में लिख दें। ये कभी कभी हम करते हैं, कभी हम नहीं करते, ठीक है? तो ये आपके पास 3 स्टेजेस हैं और उनकी एग्जीक्यूशन इन्होंने यहाँ पे इस तरीके से दिखाई हुई है। फेच किया, ठीक है, उसको रीड किया, प्रोसेस किया और राइट टू डेस्टिनेशन किया, और इस टाइम पे आपने सेकंड इंस्ट्रक्शन को फेच किया, फिर ये सारे फेजेस हुए, थर्ड इंस्ट्रक्शन को फेच किया, तो आपने अपने टाइम को काफ़ी हद तक कम कर दिया, ठीक है। अब आते हैं हम उस तरफ की, आदि के सवाल की तरफ कि आप टाइम डिले को कैलकुलेट किस तरह करेंगे, ठीक है। तो सीपीयू टेक्स अ सर्टेन अमाउंट ऑफ टाइम टू एग्जीक्यूट एन इंस्ट्रक्शन, दिस इज कॉल्ड मशीन साइकिल, ठीक है। और आपके पास मशीन साइकिल क्या है कि आपके पास एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोसेसर को कितना टाइम लगेगा, वो टाइम डिफाइन किया जाता है मशीन साइकिल्स में। अगर आपकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी 2 हर्ट्ज है, ठीक है, आपके पास मशीन 1/2 इज 0.5, आपके पास मशीन साइकिल 0.5, 1/20 हो गया, ये बनता है 0.05 आई थिंक, एंड 1/200 हो गया, ये आपके पास बनता है 0.005, ठीक है, जितना मुझे याद पड़ता है। आई होप आई ओके, सही हूँ, ठीक है, मैं भी मेंटल मैथमेटिक्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपके पास टाइम डिले जो है कि एक ये सेकंड्स में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हर्ट्स है, ठीक है। तो सबसे पहले तो है आपने इस फ्रीक्वेंसी को मालूम करना है कि आपकी ऑसिलेटर की फ्रीक्वेंसी क्या है, आपका जो वो है आईसी है या आपका जो प्रोसेसर है वो किस फ्रीक्वेंसी पे काम कर रहा है। जब आप उसको मालूमात आपके पास होगी, फिर आपने उसको कन्वर्ट करना है सेकेंड्स में, मशीन साइकिल्स में, ठीक है, सेकेंड्स में कन्वर्ट करना है, सॉरी। और फिर आपको थर्ड इंफॉर्मेशन चाहिए कि मशीन साइकिल, ठीक है, आपकी एक इंस्ट्रक्शन कितने साइकिल्स में एग्जीक्यूट होती है। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम एक दफ़ा बात की थी लास्ट लेक्चर में कि आपके पास इस तरीके का क्लॉक साइकिल होता है, ठीक है। हो सकता है एक इंस्ट्रक्शन इधर से लेकर इधर तक के टाइम में कंप्लीट हो जाए, सेकेंड इंस्ट्रक्शन हो सकता है इधर से लेकर इधर तक के टाइम में कंप्लीट हो, ठीक है। तो ये क्लॉक साइकिल्स हैं। ये इंस्ट्रक्शन 1 क्लॉक साइकिल लेती है, लेट्स से ये 1 2, लेट्स से ये 2 क्लॉक साइकिल लेती है, फिर 1 लेती है। तो हर इंस्ट्रक्शन के अपने क्लॉक साइकिल हैं। आपको टाइम डिले मालूम करने के लिए 3 चीज़ें पता होनी चाहिए, आपकी माइक्रो प्रोसेसर की फ्रीक्वेंसी, आप जो इंस्ट्रक्शन है उसका इंस्ट्रक्शन क्लॉक मशीन साइकिल कितना है, ठीक है, और आपके पास टाइम डिले या टाइम कितना आता है, वो टाइम आपने यहाँ से ये फ्रीक्वेंसी से कैलकुलेट करेंगे इस तरीके का, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, इसको मल्टीप्लाई करेंगे टाइम से, और तीनों को ऐड कर देंगे। जो आपके पास टोटल टाइम आएगा वो आपका टाइम डिले होगा, ये टोटल एग्जीक्यूशन टाइम होगा, ठीक है। अब बिफोर उसके आने की तरफ ना, आपको एक बात थोड़ी सी बतानी थी जो पीछे रह गई थी, वो थी पाइपलाइनिंग के लिहाज से। पाइपलाइनिंग के लिए आपको बफर की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है।
यहाँ पे आप नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को फेच कर रहे हैं जबकि पिछली कंप्लीट नहीं हुई। ये फेच करने के बाद उसको कहीं पे रखना होता है, उसको टेम्परेरीली जहाँ पे रखना होता है उसको कहते हैं बफर। ठीक है, CPU में हैव टू फ्लश आउट क्लियर ड्यू टू ब्रांच जंप और कॉल। अब इन तीनों इंस्ट्रक्शंस का एक ड्रॉबैक क्या है कि पाइपलाइनिंग को ये खराब कर देती है। पाइपलाइनिंग उस टाइम पे हो सकती है जब आप सीक्वेंशली एग्जीक्यूट कर रहे हो, आप इन सीक्वेंस जो है फैचिंग कर रहे हो, तो फिर आपके लिए काम आसान है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4 आपको पता है, तो आप उस तरह काम करें तो आसान है। लेकिन जब आपके पास ब्रांच जब ये कॉल आ जाए तो आपकी वो एग्जीक्यूशन सीक्वेंस जो है वो टूट जाती है। तो आपने अगर कोई इंस्ट्रक्शन प्री फेच की हो पहले, ठीक है, वो अब काम की नहीं रही। क्यों? पहले आप 1 2 3 4 जा रहे थे, अब फॉर एग्जांपल 1 2 8 जा रहे हैं। ठीक है, तो जो आपने 3 को प्री फेच किया था उसका तो इस्तेमाल ही नहीं हुआ। उसकी वजह से क्या होगा, सीपीयू को वो बफर साफ करना पड़ेगा, क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है, और फिर सीपीयू को नई इंस्ट्रक्शन फेच करनी पड़ेगी जो कि नई लोकेशन से होगी, ब्रांच इधर की गिवन लोकेशन से। ठीक है, और दिस डिले कॉस्ट इज ड्यू टू ब्रांच डिले, ये इसको ब्रांच डिले कहा जाता है। ये आपके पास जो बफर में मसला आ रहा है ये ब्रांच डिले की वजह से आ रहा है। ये आ गया आपके पास टाइम डिले। ठीक है, फाइंड द साइज ऑफ डिले ऑफ द कोड स्निपेट बिलो इफ द क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी इज 10 मेगाहर्ट्ज। आपको कहा कि क्रिस्टल फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज की है, आपको छोटा सा कोड दिया है, इसका मुझे टोटल डिले मालूम करके दो। ठीक है, ये कोड है। ठीक है, आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे, आप सबसे पहले बुक में आपके हर इंस्ट्रक्शन अगर आप पढ़ें उसके साथ बताया जाता है कि आपकी ये इंस्ट्रक्शन कितनी मशीन साइकिल की। आप हर इंस्ट्रक्शन का जो है मशीन साइकिल इंस्ट्रक्शन साइकिल निकालेंगे। ठीक है, ये ये आपके पास एक असेंबलर है, असेंबलर का कोई मशीन साइकिल नहीं होता, ये 0 है। आपके पास LDI की इंस्ट्रक्शन का 1 है, नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन भी 1 पे है, आपके पास डिक्रीमेंट की इंस्ट्रक्शन 1 है, आपके पास जो आपके ब्रांच की इंस्ट्रक्शन है वो 2 पे है, और रिटर्न की इंस्ट्रक्शन आपके 4 पे है। ठीक है, ये आपके पास टोटल वो है आपके पास नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन। ओके, तो फाइंड द साइज ऑफ द डिले। ठीक है, डिले का साइज फाइंड करना है। ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप टाइम डिले मालूम करते हैं, ये 1 + 1 + 1 + 1 + 2 + 4। ठीक है, ठीक है, आप इन सबको ऐड करते हैं, ये 1। ठीक है, ये आपके पास जो है ना ये वाला स्निपेट, ये ठीक है, ये जो 255 है ये आपका इधर से आ रहा है। ठीक है, आपने कितनी दफ़ा जो है इसको एग्जीक्यूट किया है इस पोर्शन को। ठीक है, अगर आप इधर 255 ना हो, इधर बेसिकली कुछ 1 हो, ठीक है, तो फिर आपके पास यहाँ पे 1 आएगा, ये इधर से आ रहा है। तो ये 1 + 1 + 2, ये वाला जो है ना ये पोर्शन 1 + 1 + 1 + 2। ठीक है, ये वाला पोर्शन 255 टाइम्स एग्जीक्यूट हो रहा है, तो ये वाला इधर ये है रेड में, ये वाला आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है, और ये रिटर्न की आपके पास ये इंस्ट्रक्शन है। आपने पहले मालूम किया कि आपके पास टोटल कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स बने। ठीक है, जब आप इनकी कैलकुलेशन करते हैं, तो फॉर एग्जांपल अगर मैं इनकी कैलकुलेशन अभी करूं, ठीक है, तो मेरे पास 1 + 1 + 1 + 2, और इसको 255 टाइम्स मैंने एग्जीक्यूट किया, तो ये मेरे पास 1275 बनते हैं। ठीक है, +4 + 1 5, तो 1280। ठीक है, तो मेरे पास टोटल मशीन साइकिल्स या इंस्ट्रक्शन साइकिल्स बनते हैं 1280। ठीक है, इनको मैंने मल्टीप्लाई किया किससे, 1 / 10 × 10⁻⁶ 10 मेगाहर्ट्ज से। ठीक है, जब मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, मेरे पास क्या है, मेरे पास आंसर आता है 128 माइक्रोसेकंड। आपका जो ये कोड यहाँ पे गिवन है ये 128 माइक्रोसेकंड्स पे काम करेगा। इसको इतना टाइम चाहिए है कंप्यूटर को कि वो इस चीज को एग्जीक्यूट कर ले। ठीक है, ये चीज आपको समझ में आ गई। टाइम डिले कैलकुलेट करने में कोई क्वेश्चन है, कोई कंफ्यूजन है? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है तो पिछले प्रोसेसिंग, लेकिन कहीं पे सवाल हो तो प्लीज पूछिएगा। ठीक है, आपका डिले जो है 2 पार्ट्स का कंसिस्ट करता है कि अगर आपने कहीं पे डिले डालना है तो कैसे डालना है, उसके क्या हिस्से हैं। पहला हिस्सा एक काउंटर है, सेकंड हिस्सा लूप है।
काउंटर बताएगा कि आपने लूप को कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट करना है, और लूप में आप जो है डिले को सेट करेंगे। ठीक है, जैसे वहाँ पे वही इंस्ट्रक्शन सेट यहाँ पे आपने इधर से ना लूप को सेट किया 255 टाइम्स। ठीक है, ये आपने काउंटर सेट किया और आपने इस पोर्शन को 255 टाइम्स एग्जीक्यूट किया। यहाँ पे 2/1 दिया गया, इसका क्या मतलब है, ये क्यों दिया गया? ठीक है, जब आप ब्रांच करेंगे वापस, ठीक है, तो आपके पास 2 इंस्ट्रक्शन साइकिल्स लगेंगे। जब आप ब्रांच नहीं करेंगे तो फिर आपके पास एक इंस्ट्रक्शन साइकिल लगेगा। ठीक है, ये इन्होंने इसलिए दिया कि 255 मल्टीप्लाई बाय 5 -1। ये माइनस क्यों किया? ये माइनस इसलिए किया है कि जब आखिरी दफा आप 255 टाइम लूप को एग्जीक्यूट करेंगे ना, उसके बाद तो ब्रांच नहीं होगा, क्योंकि आपके पास R20 की वैल्यू 0 हो गई होगी। फिर आप इसको ब्रांच के बजाय आप रिटर्न की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो ये जो इन्होंने आपको लास्ट जो एक ब्रांच जो आपने एग्जीक्यूट नहीं की ना, उस ब्रांच के लिए आपको उन्होंने एक इंस्ट्रक्शन दिए जो कि एग्जीक्यूशन नहीं हुई। जब ब्रांच एग्जीक्यूट होती है तब 2 इंस्ट्रक्शंस उसकी लगते हैं। ठीक है, तो जो सारा डिले यहाँ पे एग्जीक्यूट किया गया वो सारा डिले जो है इसमें है, इधर से लेकर इधर तक बॉडी ऑफ द लूप में है। ठीक है, वन वे टू इंक्रीज डिले इज टू यूज NOP, जिससे मैंने कहा नो ऑपरेशन की इंस्ट्रक्शन, वो ये वाली है। कोई रजिस्टर चेंज नहीं होता, कोई कुछ नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ आपकी प्रोसेसर एक फजूल का टाइम पास कर रहा है। ठीक है, और इंस्ट्रक्शन का साइज जो है 2 बाइट्स का, 2 बाइट्स का डेटा लेती है। अनदर मेथड टू सेट द डिले इज टू यूज नेस्टेड लूप्स। ठीक है, आप नेस्टेड लूप्स की तरफ भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, फॉर एन इंस्ट्रक्शन साइकिल ऑफ 1 माइक्रो, आपको बता दिया कि 1 माइक्रो सेकेंड का टाइम है। फाइंड द टाइम डिले ऑफ द फॉलोइंग सब रूटीन एंड द अमाउंट ऑफ रैम इट्स यूजेस। ठीक है, अब इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको हर एक इंस्ट्रक्शन का यहाँ पे दिया गया। ठीक है, 1 2 कितने कितने इंस्ट्रक्शन साइकिल्स हैं। ठीक है, आपने क्या मालूम करना है, आपने मालूम करना है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 200 है, यहाँ पे 250 है। ठीक है, ये मेरे पास मैंने आपको ऑलरेडी बताया 1 है। ठीक है, इधर आपके पास 1 इंटू फॉर एग्जाम्पल 0.1 माइक्रो सेकेंड हो गया। ये चले हम कैलकुलेट करते थे, 1 प्लस हो गया। ठीक है, आप आते हैं, ये वैसे कोड हमने मेरे ख्याल से थोड़े पहले एग्जीक्यूट भी किया था, इसी किस्म का कोड। ठीक है, ब्रांच इफ नॉट रिटर्न टू हेयर, वो इधर आ जाएगा। ठीक है, R17 है, तो मतलब कि ये वाला पोर्शन जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये वाला पोर्शन 250 टाइम्स एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, तो ये 1 + 1 + 1 + 2 2 3 4 5, ये 5 इंटू 250, ये आपका ये वाला पोर्शन है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं दूसरा पोर्शन चेक करूं, ठीक है, जो कि R16 है ये, और ये आता है अगेन, ये आता है यहाँ तक। ठीक है, ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला पोर्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, 9 इंस्ट्रक्शंस हैं इस पोर्शन में टोटल। ठीक है, सॉरी 9 है, और ये वाला कितनी दफ़ा एग्जीक्यूट होगा, ये वाला एग्जीक्यूट हो रहा है 200 टाइम्स। R16 की वैल्यू 200 है, तो 200, सॉरी यहाँ पे कुछ नहीं है। ठीक है, और फिर एक आपके पास एंड पे एक रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, आपके पास एंड में एक रिटर्न की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, और आपके पास स्टार्ट में एक R16 की इंस्ट्रक्शन है। ठीक है, डिले जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, डबल डॉट डिले का दिया गया, तो यहाँ पे आपके पास जो है एक वो है। अब आप इसको सबको मल्टीप्लाई करें। ठीक है, फिर इसको मल्टीप्लाई करें -1 माइक्रो सेकेंड से, आपको बता देगा कि टोटल साइकिल टाइम कितना है। ठीक है, टोटल डिले कितना है। ये आपकी बुक में एग्जांपल है, एग्जांपल वहाँ पे सॉल्व है, मैंने यहाँ पे इस वक्त दिखाई नहीं है। और सेकंड क्या है, फाइंड द अमाउंट ऑफ रोम इट टेक्स। तो हर एक इंस्ट्रक्शन का जो है ना एक साइज है, जैसे यहाँ पे आपको बताया कि NOP का साइज क्या है, 2 बाइट्स। इसका साइज 2 बाइट्स है, इसका साइज 2 बाइट्स है। फॉर एग्जाम्पल इसका साइज मेरे ख्याल से 4 है, इसका भी शायद 4 है। ठीक है, तो इस तरह हर एक इंस्ट्रक्शन का बाइट साइज है। आप इंस्ट्रक्शन के बाइट साइज को कैलकुलेट करें, और वहाँ से फिर आप देख सकते हैं कि आपने टोटल आपका कितना वो लगता है इस पे टाइम, सॉरी साइज। ये इस तरीके से आप जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, और यही कैलकुलेशंस फिर आप करते भी हैं अपने उसमें कोर्स में। ठीक है, अगर मैं इस एग्जांपल को खोल भी लूँ बुक के अंदर, मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ ताकि आप लोग को थोड़ा सा आसानी हो जाए समझने में। ये है एग्जांपल, लिया एक और जाम।
आई होप आप सबको ये नजर आ रहा हो। तो देख लीजिए आपकी एग्जांपल 3.18 है, ठीक है। मैंने पीडीएफ खोल लिया, अगर पीडीएफ नजर नहीं आई तो प्लीज हाथ रेस करके मुझे बता दीजिए। ये वही कोड है जो हमने अभी देखा था, ठीक है। मैंने जिस तरह कहा कि आपने हेयर का लूप देखा, हेयर का लूप आपके पास जो है ये वाला है, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये हेयर का लूप है। ये लूप 5 दफा 2+1+1+1 5 × 250 टाइम्स -1 क्यों किया, क्योंकि लास्ट टाइम जो है एक दफ़ा ये ब्रांच नहीं लेगा आखिरी पे, वो -1 × 1 माइक्रोसेकंड। इसका साइज पता लग गया ये, ठीक है। फिर आपके पास अगेन का लूप है, अगेन का लूप आपका ये पूरा लूप है, ठीक है। उसने क्या किया, उसने जो इधर से कैलकुलेशन की है, ठीक है, उसके साथ ही उसने बाकी 200 का ऐड कर दिया जो कि आपके पास ये है, ठीक है। और उसने जब ये कैलकुलेशन की उसको आया इतना माइक्रोसेकंड। आप मेरे वाले जो मैंने आपको बताया, ये बताया, दोनों से करें आपको एक ही इंफॉर्मेशन मिलेगी, ठीक है, एक ही रिजल्ट आएगा। आपके पास टोटल द अमाउंट ऑफ टाइम जो जितना चाहिए था इसको एग्जीक्यूट करने के लिए, ठीक है, वो आपके पास इन्होंने फिर एंड में कैलकुलेट करके आपको बताया कि अबाउट 250 मिली सेकेंड्स का टाइम आपके इस इंस्ट्रक्शन सेट को लगेगा, ठीक है। इस पूरे इंस्ट्रक्शन सेट को, इस पूरे डिले को एग्जीक्यूट करने के लिए 250 मिली सेकेंड्स का डेटा टाइम लगेगा। देयर आर टोटल ऑफ 9 इंस्ट्रक्शंस इन द डिले ऑपरेशन, ऑल आर 2 बाइट इंस्ट्रक्शंस, ठीक है। दिस मीन्स द रोम टेक्स अप 22 बाइट्स ऑफ रूम स्पेस, ठीक है। आपके पास इंस्ट्रक्शंस हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हर एक इंस्ट्रक्शन का साइज है 2, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया कि ईच इंस्ट्रक्शन इज 2 बाइट्स, ठीक है। तो इन्होंने बताया आपको टोटल 22 बाइट्स ऑफ डेटा आपको लगता है, ठीक है। कमिंग बैक टू योर स्लाइड्स। अच्छा, तो ये आपके कुछ लिंक्स हैं जो कि मैं आपको कहूँगा कि ज़रूर देखिएगा। ये एक वेबसाइट्स, 2 वेबसाइट्स हैं, ये एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये आपको यहाँ पे भी आपको जंप और कॉल्स के बारे में बताया गया है, और ये 2 वीडियोज़ हैं जहाँ पे ये जो चीज़ें हमने आज डिस्कस की ये वहाँ पे भी बताई गई हैं, ये वहाँ पे भी एग्जीक्यूट की गई हैं, ठीक है। मैं आपके पास आपके लैब के डॉक्यूमेंट की तरफ अभी आता हूँ, क्योंकि लैब इस दफ़ा थोड़ी सी डिफरेंट है, वो इस लिहाज से कि आपको जो है मैंने कुछ करके नहीं दिखाना, क्योंकि आपने खुद ही इस दफ़ा लैब कर ली है, ठीक है। आपने जितना कुछ हमने पढ़ा ना उसी पे लैब बेस्ड है, ठीक है। आपके लैब के टोटल 5 टास्क हैं इस दफ़ा, ठीक है। पहला टास्क है आपने राइट अ प्रोग्राम टू ऐड नंबर 4 to itself a total of 70 times and store the lower byte in memory register 200 and higher byte in memory register 201। आपके पास नंबर है नंबर 4, ठीक है। आपने इस नंबर को जो है 70 टाइम्स अपने साथ ऐड करना है, मतलब 4+4+4+4 टोटल 74 होने चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है 70 × 4 मेरे पास बनता है 280 डेसिमल में, ठीक है। 280 आपके पास रिजल्ट आएगा, ठीक है। अब आपको पता है कि आपके पास जो लोकेशन है उसके पास मैक्सिमम क्या है, उसके पास मैक्सिमम सर आपके रजिस्टर के अंदर मैक्सिमम वैल्यू है 255, ये उस वैल्यू को एक्सीड कर रहा है, ठीक है। आपने जो है इसमें लूप लगाना है, ठीक है। लूप लूप ले ले या ब्रांच ले लें, ठीक है, या कोई सब रूटीन लगा लें जो आपको बेहतर लगता है, ठीक है। आपने नंबर को किसी भी रजिस्टर में ऐड कर दें 70 टाइम्स, ठीक है। और उसके बाद जो आपके पास रिजल्ट आएगा 280 जो कि डेसिमल में है, और हेक्सा में अगर मैं उसको कैलकुलेट करूं तो वो बनता है 118, ठीक है। ये है इसका रिजल्ट आएगा 118, ठीक है। तो मतलब कि 118 में से जो हाफ है, लोअर हाफ 18, जो लोअर आपके 8 बिट्स है 18, वो आपने मेमोरी लोकेशन 200 पे स्टोर करने, और जो आपका हायर बिट है 01 का, वो मेमोरी लोकेशन 201 पे स्टोर करना है, ठीक है। ये आपका पहला लैब टास्क है। सेकंड क्या है, राइट द कोड गिवन इन बुक एग्जांपल 3.5 एंड ऑब्जर्व द वैल्यू ऑफ पीसी काउंटर, ठीक है। आपके पास बुक में एक कोड गिवन है एग्जांपल 3.5, अगर मैं यहाँ पे वो एग्जांपल आपको दिखा दूं 3.13 3.10 3.8, आपके पास ये एक कोड गिवन है, ठीक है। हमने लैब में उसमें भी डिस्कस किया था,
ठीक है। थोड़ी देर पहले आप पहले जो सेशन था उसमें हमने इसको पढ़ा भी था। इस कोड को आपने लिखना है अपने प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑब्जर्व करें और बताएं कि कैसे जब आप ब्रांच लेते हैं तो क्या प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू किस तरीके से चेंज होती है। ठीक है, उसके बाद आपने, अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ में आ गई, ठीक है, जो प्रोग्राम आपको मैंने ये इस प्रोग्राम की अगर समझ में आ गई, फिर आप इस प्रोग्राम को बड़े आराम से लिख सकते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू ऐड द फॉलोइंग नंबर्स। मैंने आपको 3 नंबर दिए, 1E1, 1C3, 532। ये सारे नंबर डेसिमल में, सॉरी हेक्साडेसिमल में, ये सारे नंबर हेक्साडेसिमल में। इन तीनों को आपने ऐड करना है और इनके रिजल्ट को स्टोर किधर करना है। इनसे जो भी रिजल्ट आएगा उसका लोअर बाइट R20 में जाएगा और हायर बाइट आपका R21 में जाएगा। इसका रिजल्ट जो है आई थिंक 7 या 800 एंड समथिंग आता है डेसिमल में। ठीक है, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। तो अगर आपको इस प्रोग्राम की समझ में आ गई, जो आपके पास ये वाला कोड है, आपने सिर्फ और सिर्फ उस कोड को थोड़ा सा मॉडिफाई करना है और आप ये चीज़ लिख सकते हैं। फिर आपके पास आएगा टाइम डिले। ठीक है, कैलकुलेट द टाइम डिले फॉर द फॉलोइंग प्रोग्राम एंड वेरीफाई योर रिजल्ट्स थ्रू AVR क्लॉक ऑफ 1 मेगाहर्ट्ज। इसको क्लॉक को 10 मेगाहर्ट्ज कर दीजिए ताकि आपको AVR में आराम से काम कर सकें। ये क्लॉक 10 मेगाहर्ट्ज की होगी। मेरे ख्याल से जो मैंने फाइल अपलोड की उसमें भी गलत है, मगर दोबारा डिलीट करके अपलोड होगा तो 10 मेगाहर्ट्ज। मतलब कि आपके पास ये कोड है। ठीक है, हालांकि इस कोड को हमने थोड़ी देर पहले देखा भी था तो सिमिलर तरीके से। ठीक है, आपने इस कोड को एग्जीक्यूट करना है और मुझे बताना है कि टोटल इस कोड के एग्जीक्यूशन में कितना टाइम लगता है। आपका टोटल टाइम डिले फ्रॉम दिस पॉइंट अप टू दिस पॉइंट कितना लगा। ठीक है, फिर एग्जीक्यूट द फॉलोइंग कोड्स एंड कमेंट ऑन योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ R jump and I jump and I jump। आपके पास एक कोड ये है, एक कोड ये है, ये 2 कोड्स हैं आपके पास। ठीक है, आपने इन दोनों कोड्स को लिखना है। इसको एक प्रोग्राम में लिख लें, इसको अलग प्रोग्राम में लिख लें। ठीक है, इधर देखिए आई जंप इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, इधर आर जंप इस्तेमाल किया। ठीक है, आप इन दोनों कोड्स को लिखें और इन दोनों के एग्जीक्यूशन को देखें AVR में और उसके रजिस्टर्स के स्टेटस को देखें और फिर उस पर कमेंट करें कि आपको कुछ समझ में आता है कि आर जंप किस तरह काम कर रहा है, आई जंप किस तरह काम कर रहा है। इन दोनों के ऊपर मैं नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट होने से पहले आपको ये चीज़ दोबारा दिखाऊंगा। ठीक है, आर जंप भी दिखाऊंगा, आई जंप भी दिखाऊंगा, आई कॉल भी दिखाऊंगा। ठीक है, जो कॉल की कुछ इंस्ट्रक्शंस रहेंगी वो फिर अरोमैटिक के साथ भी आएंगे आगे जाके। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर का हिस्सा भी है, लेकिन फिर भी आप इसको एग्जीक्यूट करके अपने मतलब जो भी आपको समझ में आता है वो बताइएगा। ठीक है, इसके अलावा मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ अगर किसी ने पहला सेशन अटेंड नहीं किया था। नेक्स्ट वीक पहले सेशन में आपका क्विज होगा। ठीक है, मे बी 20 मिनट्स या मैक्सिमम 30 मिनट्स का क्विज होगा। ठीक है, और वो क्विज आपने हल करना है और या तो LMS पे होगा, आपने LMS पे अपलोड करना है। एक क्वेश्चन हल करेंगे उसको LMS पे अपलोड करेंगे, सेकंड को हल करेंगे उसको अपलोड करेंगे। इस तरीके का कार होगा, या फिर मैं आपको कहूँगा हल करें, मुझे पिक्चर सेंड करें, मैं फिर आप लोग को नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाऊंगा। ठीक है, तो आप लोगों ने वो क्विज हल करना है। उसके अलावा आप लोग को आज रात को मैं एक असाइनमेंट आप लोग के लिए अपलोड कर दूंगा। उसमें भी इसी तरह की जिस तरह आपके लैब के टास्क हैं, आपके 3 या 4 टास्क होंगे, 3 या 4 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, आपने उसी चीज़ को हल करना है, उसी कोड को लिखना होगा या उसी कैलकुलेशन को करना होगा। ये चीज़ जो आप अभी कर रहे हैं, जो आपने आज अभी लैब टास्क किए, अभी आज की लैब टास्क, पिछली लैब के टास्क, असाइनमेंट जो आपको मिलने वाली है, अभी तक जितना हमने पढ़ा है, इसी में से फिर मैं आपको नेक्स्ट वीक में क्विज दूंगा। ठीक है, इसी का लैब के रिलेटेड कोई क्वेश्चन है? सर जो असाइनमेंट होगी वो सबमिट कब तक करनी होगी? असाइनमेंट आपने सबमिट करनी होगी नेक्स्ट वीक तक। ठीक है, आपकी क्लास थर्सडे को होती है लेकिन असाइनमेंट की डेडलाइन में फ्राइडे तक रखती है। ठीक है, तो आप लोग को एक एक्स्ट्रा दिन मिलेगा कि नॉर्मली आपकी थर्सडे की क्लास होती है, आपकी असाइनमेंट ड्यू होगी फ्राइडे को। जी हाँ दी। सर ये लैब टास्क नंबर 4 है सर, इसमें मशीन साइकिल से गिवन नहीं है। आप मशीन साइकिल बुक में देख लेना, मैंने जानबूझ के नहीं दी, मैंने इसलिए तो नहीं दिया कि आप लोग कम से कम किताब उठा के किताब भी थोड़ी सी पढ़ लें। हर इंस्ट्रक्शन के साथ आपको मशीन साइकिल का बुक में लिखा हुआ है, आप आराम से वहां से निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी और का कोई क्वेश्चन है? और आई एम नॉट श्योर बट आई डोंट नो कि जितना मुझे पता है आपके कुछ हाफ ने शायद लैब टास्क सबमिट किए हैं, पहले वाले हाफ ने नहीं किए।
मैं आपको आज के दिन तक कल तक के दिन की एक्सटेंशन दे देता हूँ लैब टास्क 1 के लिए। उसके बाद मैं बंद कर दूंगा लैब टास्क का मिशन, ठीक है। और फिर अगर किसी ने सबमिट नहीं किया तो फिर एंड में मुझे नहीं कहना कि सर हमारे लैब में नंबर कम है, ठीक है। आप लोगों के लिए मैंने लैब टास्क, अगर आप लोग ऑन कैंपस होते फिजिकल होते तो आपको यही कोई 10-10 लैब टास्क मिल रहे होते, लेकिन आप लोग ऑनलाइन करें, घर में करें, तो रमज़ान भी इस वजह से हमने थोड़ा सा आपको ना आपके पास बोझ कम रखा है। तो प्लीज़ लैब टास्क ज़रूर करें क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। ये कोर्स जो आप लोग इस वक्त पढ़ रहे हैं इसका अक्सर औकात 80 to 90 टाइम्स जो है आपका FYP में यूज़ आता है, ठीक है। कोई भी बंदा FYP करता है उसका किसी न किसी तरीके कार से माइक्रो प्रोसेसर या एम्बेडेड सिस्टम्स या माइक्रो कंट्रोलर के साथ ताल्लुक ज़रूर पड़ता है, ठीक है। या तो आप आर्डिनो यूज़ कर रहे होंगे, या आप कोई रेस्पबेरी पाई का सर्किट यूज़ कर रहे होंगे, या आप फॉर एग्जांपल इवन स्मार्ट मीटर्स बना रहे हैं। आपको पता है स्मार्ट मीटर्स होते हैं ना, बिजली की कैलकुलेशन के लिए नेट मीटरिंग होती है, ये सारी चीज़ें आपकी कोडिंग पे होती है। आपका उसमें माइक्रो कंट्रोलर लाजमी लगा हुआ होता है। तो प्लीज़ इन लैब टास्क को थोड़ा सीरियसली लें ताकि आप लोग की कोडिंग की एक तो हैबिट बन जाए, सेकंड ये है कि आप लोगों को पता लग जाए कि माइक्रो प्रोसेसर एम्बेडेड सिस्टम है क्या, ताकि फिर जब आप लोग अपना FYP सेलेक्ट करें हो आप लोग को आसानी हो। मैं अगेन अनाउंस कर रहा हूँ, मैं लैब टास्क की एक्सटेंशन कल तक कर रहा हूँ, फ्राइडे तक, ठीक है। फ्राइडे को शाम तक का टाइम में दे उसको अभी एक्सटेंड कर दूंगा आप क्लास के बाद। प्लीज़ जिसने लैब टास्क सबमिट नहीं किए वो फ्राइडे तक अपने लैब टास्क सबमिट कर दे। असाइनमेंट में भी नेक्स्ट वीक मैं फ्राइडे तक डेडलाइन रख रहा हूँ, इन लैब टास्क की भी मैं फ्राइडे तक डेडलाइन रख रहा हूँ, ठीक है। आपके क्विज के बाद जब आप लोग क्विज मुझे दे देंगे, ठीक है, उसके बाद मैं आपको आपकी लैब नंबर सॉरी लैब तो नहीं, असाइनमेंट नंबर 1 और क्विज नंबर 1 जो दोनों मैं आपको नेक्स्ट वीक जो आपकी ड्यू है उनका मैं सोल्यूशन मैनुअल वीकेंड पे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीकेंड पे अपलोड भी कर दूंगा आप लोग के लिए LMS पे। आप लोग LMS पे बैठ के उसको चेक भी कर सकते हैं, अपने जो आपने हल किया उसको आप देख भी सकते हैं, ठीक है। अगेन नेक्स्ट वीक प्लीज क्लास मिस नहीं करनी। नेक्स्ट वीक क्लास के सेशन नंबर 1 में स्टार्ट में आपका क्विज होगा, ठीक है। बाकी एनीबडी हैज एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लैब टास्क्स और द लेक्चर टुडे? अगर क्वेश्चन नहीं है तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही है। बाकी आप लोग फिर अपने लैब टास्क और जो आपको आज हमने पढ़ाया उसको प्लीज़ रिवाइज भी ज़रूर कीजिएगा। और अगर कोई कन्फ्यूजन लेटर ऑन भी आती है तो आप लोग मुझसे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ हाफिज। सर।